है कुछ? यस सर। यस ठीक है, तो ये तुम्हारा जो पॉलिटी है उसका पहला चैप्टर है। जैसे कि तुम लोग नाम देख सकते हो इसका, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। देखो होता क्या था, इसके पहले 9th में एक और चैप्टर हुआ करता था, डेमोक्रेसी इन अ व्हाट इज डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी इन अ कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड। तो वो चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। अब तुम्हारा जो पहला चैप्टर पॉलिटी में स्टार्ट हो रहा है वो है तुम्हारा व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है। क्लियर? यस सर। यस ठीक है, तो देखो जैसे ये तुम्हारा चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी, दिस इज योर चैप्टर। डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए, क्यों हर कंट्री में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जैसा मैंने तुम लोग को बताया होगा पहले के टाइम पे कि कई प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कई प्रकार से देश चलाए जाते हैं। मैंने बताया था तुम लोगों को एक बार क्लास में। यस सर। ठीक है, किसी किसी देश में राजा का शासन होता है, यानी जो भी फैसले उस देश के लिए लेता है राजा लेता है। जैसे कि तुम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा ही था कि कैसे लुई 16 सारे फैसले लेता था। तो जहां राजा फैसले लेता है उस शासन व्यवस्था, उस गवर्नेंस को क्या बोला जाता है, कोई मुझे बताएगा? मोनार्की। मोनार्की, गुड। तो जहां राजा का शासन होता है, यानी जहां सारे फैसले राजा लेता है, उसको मोनार्की बोलते हैं। उस शासन व्यवस्था को, उस गवर्नमेंट को मोनार्की बोलते हैं। फिर आता है जहां पे फैसले उस देश की सेना लेती हो, उस देश की आर्मी लेती हो, उसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल। ठीक है, दोनों चीजें बोल सकते हो आप, या तो मार्शल लॉ बोल सकते हो या तो मिलिट्री रूल बोल सकते हो। अभी सबने हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का नाम सुना है? यस सर, वहाँ पे मार्शल लॉ लग गया है। म्यांमार में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या होता आ रहा है हमेशा से, कभी वहां पे कोई अच्छी गवर्नमेंट आती भी है तो वहां पे जो वहां की जो सेना है उस गवर्नमेंट को मानती नहीं है, उस गवर्नमेंट को स्वीकार नहीं करती है, और वहां पे मार्शल लॉ यानी आर्मी का रूल ला देती है। तो वहां पे जो फैसले लिए जाएंगे वो सारे के सारे फैसले आर्मी लेगी। तो ये दूसरे तरह की गवर्नमेंट होगी जिसको हम मार्शल लॉ या मिलिट्री गवर्नमेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब बात हम करते हैं तीसरे टाइप की गवर्नमेंट। हम सबने नाम सुना है नॉर्थ कोरिया का? यस सर। यस सर। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में, क्योंकि नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, बहुत ज्यादा उसको लेकर के तरह तरह की चीजें बोली जाती हैं। वो क्यों न्यूज में रहता है? वो न्यूज में इसलिए रहता है क्योंकि उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि उस देश में एक ही ऐसा शख्स है जो पूरे नियम कानून बनाता है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाता है, और उसका नाम तो सबको पता होगा, किम जोंग उन। हाँ, तो उस तरह की जो गवर्नमेंट होती है जहां पे बस एक ही फैसला लेता हो, बस एक ही पर्सन फैसला लेता हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में 3 लोग हैं, तीनों एक बराबर एज के हैं, तीनों एक बराबर हैं, बट फैसला कोई अगर एक ले रहा है और दूसरे की कोई बात नहीं सुन रहा है, कोई व्यू नहीं ले रहा है उसका, तो उस केस में वो डिक्टेटर हो गया, यानी वो दूसरे की बातों को नहीं सुन रहा है। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है जहां पे बस किसी एक ही आदमी की बात सुनी जा रही हो, उसको हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप। क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, तो अभी कितने तरह की गवर्नमेंट की बात हमने की है श्रेया? अभी फिलहाल कितने तरह की गवर्नमेंट्स की बात हमने की है? सर 3 तरह की। 3 तरह की। कौन कौन सी फॉर्म गवर्नमेंट की हमने बात की अभी? सर मोनार्ची और मिलिट्री हाँ हाँ, और सर डिक्टेटरशिप। और डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो देखो होता क्या था 19th सेंचुरी, मतलब अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब अगर हम बात करें सन 1900 से लेकर के 1930 या 40 तक की अगर हम बात करें, तो ये 20th सेंचुरी हुई ना? यस। तो उस केस में क्या होता था, वहां उस टाइम तक ज्यादा कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं थी। ठीक है, बट उसके बाद लोगों को डेमोक्रेसी की समझ आने लगी, डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंस पता चलने लगा, उसकी वैल्यू पता चलने लगी, तो धीरे धीरे सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो गई। तो मैं तुम लोग को एक वर्क देता हूँ, एक छोटा सा एक काम देता हूँ जिससे शायद तुम लोग का नॉलेज थोड़ा बढ़ जाए। जब क्लास खत्म होगी तो आज किसी टाइम पे भी
एक तुम लोग एक डाटा बनाना, बहुत सिंपल सा डाटा है। तुम लोग ये चेक करना कि 1940 से पहले या 1930 से पहले कितने कंट्रीज डेमोक्रेटिक थी और 1930 के बाद कितने कंट्रीज अब डेमोक्रेटिक हैं। हो जाएगा ये? यस यस सर। सर, हो जाएगा। एंड और ये मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर देना। मुझे बस इतना बताना, सब लोग इंडिविजुअली देखो, कोई भी काम करो, जैसे मैंने कल तुम लोग से बोला, क्योंकि यार तुम लोग अब 9th क्लास में आ चुके हो। मैंने तुम लोग से कल ही बोला था, मेरी तुम लोग के मैंने टेस्ट पेपर्स देखे थे, और उस टेस्ट पेपर में मुझे कई ऐसे लड़के थे, लड़कियां, जो बॉयज या गर्ल्स थे, जिसका साफ दिखने में लग गया कि हाँ इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, मतलब मेहनत ही नहीं की है अपने लैंग्वेज में चीजें लिखने की। कई बच्चों ने की है, कई बच्चों ने नहीं की है। तो वैसा नहीं करना, हर चीज आप चीटिंग से नहीं करना, या दूसरे से मत बोलना कि यार मेरे लिए तू कर दे या तुम कर दो। ठीक है, तो इंडिविजुअली सारे बच्चे जाना, और कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक थी पहले, कौन सी नहीं थी आज, और एक और चीज, आज के डेट में कितनी कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं और कितनी कंट्रीज नॉन डेमोक्रेटिक हैं। आज असाइनमेंट में मैं तुम लोग को ये लिख के भेज दूंगा कि तुम लोग को क्या करना है। क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, यस तो जैसा कि इस हमारा ये समय का चैप्टर लिखना है, है, और सर हाँ सर देखो, मतलब इस समय एक तो का भी तुम लोग को लिखना कल, है। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक तो तुम लोग को ये सारी चीजें लिखनी है नोट्स से रिलेटेड, जो कल एक्सप्लेन की जाएंगी। क्लियर? और दूसरा तुमको असाइनमेंट, जो मैं दूसरा असाइनमेंट दूंगा, दिया हूं कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बारे में, उसके बारे में लिखना है। क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो सृजन मुझे बताओ, तो मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है अभी, तो मैं देख नहीं सकता कितने स्टूडेंट्स हैं अभी। 21। 21, ओके। तो देखो, हमारा ये चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी क्या होता है और डेमोक्रेसी क्यों चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि टॉपिक्स क्या क्या है हमारे, कौन कौन से टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो अगर मैं इसको जूम करूं, और तुम लोग भी अपने स्क्रीन को जूम कर सकते हो एक बार, ठीक है, जूम करोगे तो ज्यादा बेटर व्यू मिलेगा उसका। तो जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी। सबको दिख रहा है अंडरलाइन में? यस सर। यस ठीक सर। है, यस सर। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है। तो अनीशा मुझे बताओ कि इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है, डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप, मोनार्की। सर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आता है। क्यों डेमोक्रेसी में आता है? कोई और ट्राई करना चाहेगा? यस सर, सर ये क्योंकि यहाँ के डेमोक्रेटिक लोग इसलिए खुद है सर क्योंकि क्योंकि हम यहाँ अपना पे लोगों ले- द्वारा एक सेकंड, हम एक लीडर्स चुने सेकंड, जाते हैं। पहले एक सेकंड, एक सेकंड। सब लोग जब एक साथ बोलोगे ना, तो किसी का कुछ नहीं हो पाएगा। अनन्या, ट्राई करो, व्हाट इज डेमोक्रेसी, या इंडिया डेमोक्रेटिक क्यों है। सर क्योंकि यहाँ के रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट चलाती है। तो यहाँ की रूल रेगुलेशन अगर गवर्नमेंट चलाती है, तो जैसे मान लो मैंने अभी तुम लोग को बताया थोड़ी देर पहले कि जहाँ पे मोनार्की होता है, राजा का शासन होता है, वहां पे भी तो गवर्नमेंट वही चलाता है ना, रूल और रेगुलेशन से। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुआ, गवर्नमेंट ही तो सब कुछ करती है, चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, चाहे वो मोनार्कियल गवर्नमेंट हो। इंडिया क्यों डेमोक्रेटिक है, और क्या चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया को हम डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं। सर क्योंकि गवर्नमेंट जब हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे लोगों के द्वारा वोट दे के मतलब गवर्नमेंट बनती है। हाँ एग्जैक्टली exactly। यहाँ जो जो डिक्टेटरशिप की बात हम कर रहे हैं, वहां पे जो गवर्नमेंट बनती है, वो पब्लिक के वोटिंग से नहीं बनती है। जो किंग होते हैं, वहां पे जो किंग बनते हैं, वो पब्लिक की वोटिंग से नहीं बनते हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी होती है, या जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, वहां जो गवर्नमेंट होती है, उसको इलेक्ट करने का जो हक होता है, अधिकार होता है, वो उस देश की जनता के पास होता है। समझ में आई बात? Yes, sir. The यानी Constitution gives the वो citizen of कंट्री, India the power to choose their own government या and एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन, own government. या एग्जैक्टली यस, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। ओके, जो भी 18 साल या 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वो अपने राइट्स को यूज करके गवर्नमेंट को चुनते हैं। तो ये डेमोक्रेसी हुई, इस हिसाब से इंडिया डेमोक्रेटिक हुआ ना। Yes, sir. यस सर। यस सर। लेकिन बात ये है
कि क्या बस इतना ही क्राइटेरिया होता है क्या डेमोक्रेटिक होने का? अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान भी तो डेमोक्रेटिक हुआ ना। नो सर, वहां पे जो गवर्नमेंट है, यहाँ की एक आर्मी सेकंड, को मैंने गवर्नमेंट के द्वारा एक यूज सेकंड, किया नहीं जाता नहीं है, नहीं और नहीं, पाकिस्तान। एक सेकंड, ठीक है, हम लोग आगे उस पे आएंगे, अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना चैप्टर को, तो पहले यस वहां सर। तक चलते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि काफी लोगों को ये लगता है कि डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि जहां पे वोटिंग होती है और जहां पे नेता चुने जाते हैं, सबको, मैक्सिमम लोग को यही लगता है। लेकिन डेमोक्रेसी या कोई भी कंट्री को डेमोक्रेटिक होने के और भी सारे फीचर्स होते हैं, और भी सारे खासियत होनी चाहिए। तो वही तुम्हारा दूसरा टॉपिक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यानी बस इलेक्शन होना ही, या इलेक्शन करवाना ही, या इलेक्शन करके लोगों को चुनना ही डेमोक्रेसी नहीं होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी होने के लिए या कोई किसी को भी डेमोक्रेटिक बोलने के लिए और भी सारे फीचर्स फ्रीडम ऑफ होने असेंबली चाहिए। एंड स्पीच। ठीक है, तो और भी सारे फीचर्स होने चाहिए, और वो फीचर्स क्या क्या हैं? पहला फीचर देखो, मेजर डिसीजंस टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। सबको अंडरलाइन दिख रहा है वो चीज? यस सर। यस सर। दूसरा फीचर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पहला फीचर, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी बड़े बड़े डिसीजंस वही लोग लेंगे जिनको जनता ने चुना है। बात समझ में आ रही है? यस यस सर। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक परिवार में दो लोग हैं और दो में से एक जो है वो 60 इयर्स का है, एक 50 इयर्स का है, बट परिवार के लोगों ने 50 इयर्स वाले को चुन करके बोला है कि भैया ये देखो, आप ही हो जो सारे डिसीजंस लोगे, और दूसरा वाला बोलता है कि नहीं, मैं 60 इयर्स का हूं तो इसको मैं डिसीजन नहीं लेने दूंगा, सर ये भी मैं बोल सकते हैं डिसीजंस ना, लूंगा। हाँ, क्या? गो ऑन। रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ भी तो हो सकता है, और रिस्पेक्ट फॉर द रिस्पेक्ट रूल फॉर द, ऑफ अगर बेसिक ह्यूमन राइट्स। तो रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ, तो वो भी तो वही चीज हो गई ना कि आपको कम से कम, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि सारे लोगों को रूल मानना है, होता है ना? यस सर। तो बट वो यस सर। रूल बनाएगा कौन? उसी की तो बात हो रही है कि वो रूल बनाएगा कौन? वही बनाएगा जिनको हमने चुना है। गवर्नमेंट। रिस्पेक्ट वाली बात यहाँ नहीं होगी। ठीक है, वही मैं बोलने वाला यस था सर। कि जस्ट बिकॉज 60 इयर्स वाले को नहीं बनाया गया है और वो बोलता है कि मैं बड़ा हूं, मुझे बनाना चाहिए, तो उसको नहीं बनाने दिया जा सकता रूल एंड रेगुलेशन। वही रूल बनाएंगे, वही डिसीजंस लेंगे जिनको चुना गया है, तभी माना जाएगा कि वो कंट्री और वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। अब यस सर। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान देखो, अब क्या होगा ना, ये मैं एक बार तुम लोग को बता दे रहा हूं। ये जो चारों फीचर्स हैं, पहला फीचर क्या है? मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। क्लियर? यस सर। Yes. दूसरा फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी जो इलेक्शंस होने चाहिए वो ईमानदारी से होने चाहिए, बेईमानी से नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास के दो मॉनिटर्स को बोला, दो लोगों को बोला गया है कि मॉनिटर बनाना है, अगले दिन वोटिंग होगी, और जो एक है वो 20 बच्चों को ले जाके पार्टी करा दिया उसने और बोला कि भाई कल मुझे ही वोट देना, भले वो डिजर्विंग हो या ना हो। तो क्या ये फ्री और फेयर इलेक्शन हुआ? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। नहीं। ठीक है, तो ये दूसरी चीज ये है कि कोई भी कंट्री तभी डेमोक्रेटिक मानी जाएगी जब वहां पे इलेक्शंस फ्री और फेयर होंगे, सबको बराबरी का मौका मिलेगा। तीसरी चीज, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, यानी सबके वोट की वैल्यू सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो अंबानी जी के पास बहुत पैसे हैं और मेरे पास नहीं है पैसे, ठीक है, और हम दोनों गए वोट डालने, तो अंबानी जी ने बोला कि भाई मैं अंबानी हूँ, एशिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, तो मुझे, मेरे एक वोट है वो 10 के बराबर गिन लो, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। और मैं जाऊंगा तो मेरे को बोला जाएगा भाई तू कुछ नहीं है, तू एक ही वोट कर। तो क्या उस केस में ये डेमोक्रेटिक माना जाएगा? नो नो सर। सर। नहीं। तो भले आपके पास करोड़ों रुपए हो और दूसरे वाला जो है वो रोड पे हो, फिर भी जो वोट होने चाहिए, वोटों की परसेंटेज होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, यानी वो भी एक करेगा और आप भी एक करोगे, तब जाके वो माना जाएगा कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो डेमोक्रेसी है। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। और ये फोर्थ है, रूल ऑफ लॉ या रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी कोई भी कंट्री जब
जब जो होती है ना वो महान कब होती है, जब वहां पे सारे लोगों को एक समान माना जाए। अभी तुम लोग आगे जाके एक चैप्टर पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, उसमें एक साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ोगे तुम लोग, जहाँ पे अपार्थेड सिस्टम हुआ करता था। बात समझ में आ रही है? यस सर, नेल्सन मंडेला ने उसे हटाया था सर। हाँ, अपार्थेड सिस्टम में क्या होता था कि वहां पे साउथ अफ्रीका में दो तरह के लोग होते थे, एक व्हाइट्स होते थे और एक दूसरे ब्लैक कलर के और होते बिग थे। वाइट तो सारे जो व्हाइट्स होते थे उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अलग दिया राइट जाता दिया था, जाता यानी था। सारी चीजें उन्हीं को प्रोवाइड कराई जाती थी, जिससे कि वहां प्रॉब्लम होती थी। तो क्या यहाँ सारे लोगों के राइट्स का रिस्पेक्ट हो रहा है? नो सर। नो नहीं। सर। तो क्या साउथ अफ्रीका को डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं हम? नो सर। नहीं बोल सकते। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ऑनलाइन क्लास से परेशानी है, मुझे ऑनलाइन क्लास से प्रॉब्लम है, और मैं रास्ते पे उतर आता हूं, मैं बोलता हूं कि मैं ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो क्या लोग मुझे इंडिया में जेल में डाल सकते हैं? नो सर। नो क्या सर। जो किसान आंदोलन, सबने सबने थोड़ा बहुत, सब लोग न्यूज देखते हो ना, किसान आंदोलन के बारे में यस सबको यस पता सर। होगा। यस क्या सर। किसानों को जेल में डाल दिया गया है? नो नो सर। सर। नो सर। नहीं, क्योंकि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे सब लोगों के राइट्स डेमोक्रेटिक का कंट्री। रिस्पेक्ट होता है, सब लोगों के राइट्स का रिस्पेक्ट होता है, यानी हमारे पास राइट्स हैं कि हम अपने बातों को खुल के रख सकते हैं, तभी हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है। अब चाइना में चले जाओ, यस चाइना में सर। सुनने में आता है कि वहां पे अगर कोई भी अगर वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात बोलता है तो उसको पता नहीं क्या कर उसको दिया जेल में जाता डाल है। दिया। तुमको मैं बता रहा हूँ, चाइना का, जैसे हमारे यहाँ के सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी, चाइना का सबसे अमीर आदमी एक टाइम पे था, अलीबाबा एक ग्रुप था उसका, जो हेड था वो यस सर। जैक मा, अगर तुमने नाम सुना होगा तो। यस सर, सुने हैं। उस बिजनेसमैन का नाम था जैक मा। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने वहां के चाइनीज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया, उसकी आलोचना कर दी, और बाद में तो पता ही नहीं चला कि अभी वो कहाँ है जैक मा और क्या कर रहा है। ठीक है, चाइना में यूट्यूब नहीं चलता, चाइना में क्रोम नहीं चलता, चाइना में गूगल नहीं चलता, क्योंकि वहां लोगों को वो राइट्स उसके दिए ही नहीं अपने गए हैं। ऐप तो हैं। क्या चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जा सकता है? नो सर। नो सर। नो सर। इंडिया को बोला जा सकता है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। तो जो चार फीचर्स तुम लोग को बताए गए हैं ना, चारों फीचर्स को में पहले तो तुमको वो फीचर्स बताए जाएंगे, और फीचर्स के साथ साथ कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया जाएगा कि क्यों वो कंट्री यस सर। डेमोक्रेटिक नहीं है और क्यों हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक्स हुए कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। पहले तो सबसे पहले तो ये है कि डेमोक्रेसी है क्या, वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग में से बाकी कितने लोग जानते हो कि डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेसी वो होता है जहां पे लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और वही लोग बस डिसीजंस बनाते हैं। ओनली दोज पीपल मेक पॉलिसीज फॉर द कंट्री हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो सबको पता ही है। फीचर्स मैंने चारों तुम लोग को बताए, और फीचर्स के साथ सारे एग्जाम्पल्स दूंगा मैं। अब आते हैं हम इसके दो और टॉपिक्स पे। पहला जो दूसरा टॉपिक है, वाई डेमोक्रेसी, दिख रहा है तुम लोगों को ये जो मैंने अभी लाइनिंग की है? यस सर। ठीक है, क्यों डेमोक्रेसी, आखिर ऐसी क्या चीजें हैं डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी क्यों लोगों को चाहिए? तो देखो, जैसे अभी वैक्सीन लग रहा है ना सबको, यस सर। यस यस सर। सर। अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों को नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम लोग 18 से कम हो। अब वो फॉर्चुनेट है यस सर। अनफॉर्चुनेट है वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वैक्सीन को लेके बहुत ज्यादा डर फैला रहे हैं। अभी मैं एक क्लास चालू होने से पहले एक वीडियो देख रहा था, जिसमें एक भाई साहब है, वो वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं वैक्सीन से आगे प्रॉब्लम होगी 1.5-2 साल बाद। तो वो जो होगी वो हम नो लोग सर, देखेंगे, मेरे क्योंकि हम पापा लोगों ने और लगवा सब लोग लिया है। मेरे घर में लगवा लिए हैं कुछ। हाँ, तो वो मैंने भी लगवा लिया है, मेरी फैमिली में भी सब लोगों ने 2-2 डोजेस लगवा लिए हैं। अब वो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अभी तो एक डिबेट चल रहा है ना कि वैक्सीन, कुछ लोग बोल रहे हैं फेक लगवाना चाहिए, न्यूज़ेस कुछ लोग उड़ा बोल रहे रहे हैं हैं लोग नहीं कि कोई लगवाना चाहिए। वैक्सीन ना लगवाए। ठीक है, ये हो रहा है ना। तो एक कुछ लोग आर्ग्यूमेंट में है, मतलब कुछ लोग फेवर में है कि लगना चाहिए, तो जो फेवर यस में है सर। वो बोलते हैं कि भाई लगा लो, और लगाने कुछ से लोग ज्यादा अगेंस्ट बीमार में। नहीं पड़ोगे। ठीक है, और जो अगेंस्ट में है वो बोल रहे हैं कि नहीं, अगर आप लगवाओगे तो
क्लॉटिंग हो जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, किडनी फेल कर जाएगा, वायरस आपके यस अंदर सर, और इसकी ज्यादा आ स्टार्टिंग जाएगा। ओपोजिशन से ही ये हुई थी। ओपोजिशन ये फेक न्यूज ये पे जा सारी रहा था चीजें, बार बार। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो उसी तरह से यस जो सर। डेमोक्रेसी यस है ना, डेमोक्रेसी को लेकर के भी कुछ लोग उसके फेवर में रहते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी अच्छा है, और कुछ लोग उसके खिलाफ रहते हैं कि नहीं डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है, दूसरा कोई अगर रूल होता या दूसरा कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती तो ज्यादा अच्छी होती। तो वही तुम हमारा जो अगला टॉपिक है देखो, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि क्यों कुछ लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, यानी डेमोक्रेसी में क्या बुराइयां हैं। हर चीज का कोई एक प्रो होता है, कोई एक कॉन होता है, हर चीज की कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई होती है। तो उसी हिसाब से डेमोक्रेसी भी की भी कुछ अच्छाइयां हैं और उसकी भी कुछ बुराइयां हैं। तो पहला है कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या चीजें जाती हैं, क्यों डेमोक्रेसी कुछ लोग बोलते हैं अच्छी नहीं है। और दूसरा है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, क्यों कुछ लोग ऐसे हैं या कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा व्यवस्था है जो अच्छी है। तो ये दोनों चीजों के बारे में हम इसमें देखेंगे, चार चार पांच पांच पॉइंट्स में हम दोनों को स्टडी करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्यों डेमोक्रेसी खराब है, और दूसरा तरफ क्यों डेमोक्रेसी अच्छी है। बात समझ में आई? यस यस सर। तो इतनी सारी जो टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले तो सबसे पहले जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड वाला है वो तुम लोग को लिख लेना है, जो भी चीजें मैं भेजूंगा कि क्या क्या चीजें आप लोग को उसमें देखना है। और उसके बाद जो मैंने तुम लोग को अगेन आई विल रिमाइंड यू कि क्या तुम लोग को करना है। सबसे पहले तुम लोग को जाना है, एक लिस्ट बनानी है कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कौन सी कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है अभी, यानी 2021 में, और पहले 1940 तक या 1930 तक कितनी कंट्रीज थी जो डेमोक्रेटिक थी और कितनी कंट्रीज हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक थी। क्लियर? यस यस ठीक है। और बाकी ये जो 19 लोग सो रहे हैं अभी भी, इनके लिए भी कुछ किया जाएगा। नहीं होता है तो कल ही के कल इनको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, 10-12 बच्चे ही रहे वो बहुत हैं, बाकी ज्यादा लोगों को भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। और वो जो मैंने तुम लोग को बोला है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको भी साथ साथ लिख लो, उसको मैं टेलीग्राम पे आगे भेजता रहूंगा। तो दोनों काम करते रहो, और ताकि जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो भी साथ चल सके। ठीक है? यस सर। तो अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, 10 मिनट अभी है, क्योंकि कल हम इसको स्टार्ट करेंगे। अभी किसी को अगर किसी चीज से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, इशू है, तो सबसे पहले तो आवाज वाली बात बताओ, कल के कंपैरिजन में आज वॉइस ठीक है? सर यस यस सर। सर, बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो आप अपने इश्यूज बताओ कि कोई डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड या क्लासेस से रिलेटेड अगर कुछ है तो। सर वो फ्रेंच हाँ, रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है? नहीं वो कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो अभी हम उसमें वुमेन रेवोल्यूशन तक सबने लिख लिया, जैसा कल मैंने बोला था। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो वुमेन रेवोल्यूशन तक अगर लिख लिया है, उसके बाद तुम्हारा एक टॉपिक है उसमें एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। मतलब क्या होता था कि तुम लोगों ने दास प्रथा का तो नाम सुना होगा, यस सर। यस सर। जो पहले भी हुआ करता था। दास प्रथा में ये होता है बेसिकली कि किसी भी वर्कर्स को या किसी भी लोग को जबरदस्ती काम करवाया जाता है, और उसको उनके पैसे भी नहीं दिए जाते हैं, या दिए जाते हैं तो बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे फ्रांस की सोसाइटी में ना ये बहुत होता था। वहां के जो बड़े बड़े लोग थे वो लोगों को पकड़ के ले जाते थे और उनसे जबरदस्ती काम कराया करते थे। तो आगे जाके ये जो स्लेवरी का जो सिस्टम है ना, दास प्रथा, वो भी खत्म हो जाता है। तो ये एक टॉपिक है। उसके बाद कैसे वहां के लोग वहां पे लाइफ जीते थे अपनी, यानी कैसे क्रांति भी चलती थी और साथ साथ में लोग डेली के लाइफ स्टाइल भी अपना वो जीते थे। जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, तो एक तरफ कोरोना भी चल रहा है और हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं डेली का। वैसे ही एक और टॉपिक है वहां पे कि रिवॉल्यूशन भी चल रहा था और सारे लोग अपना काम भी कर रहे थे। उसके बाद एक टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारे क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन नाम का एक जो मिलिट्री रूलर था,
वो कैसे फ्रांस में आता है और कैसे अपना वहां पे रूल स्टार्ट करता है। तो राइज ऑफ नेपोलियन 3 टॉपिक ये, फिर उसके क्या क्या पॉलिसीज थी 4, और लास्ट में फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसका पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ा। तो विमेन रिवॉल्यूशन के बाद ओनली 5 टॉपिक्स आर देयर विच आर लेफ्ट नाउ। 5 ही टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं, और वो छोटे टॉपिक्स हैं जो एज कंपेयर टू पुराने वाले। ठीक है, तो ये 5 में भेज दूंगा, उसको लिख लेना ताकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नोट्स कम से कम तुम लोग का कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यस सर। और किसी को कोई इशू? यस सर। हाँ अमृता बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नो सर, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और किसी को कोई इशू क्लास से रिलेटेड? चलो ठीक है, तो ये 2 काम कर लेना तुम लोग। इनफैक्ट 3 काम धीरे धीरे करते रहो, क्योंकि अब क्लासेस सब स्टार्ट हो गई हैं। एक तरफ अपना हिस्ट्री वाले के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है अभी, हिस्ट्री वाला जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसको आराम से पूरा करो। ठीक है, लेकिन जो पॉलिटी वाला जो आज भेजा जाएगा असाइनमेंट वाले सेक्शन में, सब लोग अपना असाइनमेंट सेक्शन चेक कर लेना। ठीक है, उनमें जो भेजा जाएगा वो उसको कॉपी पे कंप्लीट कर लेंगे, उसको लिख लेंगे, ताकि आज जब वो लिखेंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा जिसको कल क्लास में एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है, तो ये दोनों काम कंप्लीट करके और सब लोग मुझे एक बार मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना ताकि मैं चेक कर लूंगा। और बाकी मैं बोल रहा हूँ, ये पिछली बार की तरह नौटंकी नहीं होगी, क्योंकि मैं क्लास 9th का क्लास टीचर हूँ। ठीक है, जितने बच्चे ये एब्सेंट हो रहे हैं इन सबको भगाया जाएगा, तुरंत भगाया जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर भगाया जाएगा। और ना उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे रखा जाएगा, ना उनको टेलीग्राम पे रखा जाएगा, और ना ही टीचमेंट पे रखा जाएगा। हर जगह से उनको रिमूव कराया जाएगा, फिर जाके रोते रहेंगे ऑफिस में। वो बार बार किसी के लिए टॉपिक्स दोबारा रीस्टार्ट होंगे कि सर मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अभी मैं देख पा रहा हूँ 18 स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन हैं, बाकी जितने 22 हैं सबको हटाऊंगा मैं कल के कल। 6 बच्चे रहे 7 बच्चे रहे, मेरे से पढ़े वही बहुत है। ठीक है, और किसी को कोई इशू नहीं है इसमें? नो नो सर। सर। नो सर। ठीक है, तो इन सारी चीजों को तुम लोग देख लो, और उसके बाद कल से एक एक टॉपिक स्टार्ट होगा, और आई थिंक 1 वीक में ये जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर है, ये ओवर कर दिया जाएगा इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।